गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का डिप्लोमेटिक आईएएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कुछ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है जिसका हमने पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज चुका हूँ। तो देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा है। तो याद कीजिए, जब हम आपको इन्वायरमेंट का क्लास ले रहे थे तो उस समय हम ये बात किए होंगे कि सबकी जो पारिस्थितिकी पिरामिड बनती है वह अलग अलग बनती है। कोई सीधा बनती है, कोई उल्टा बनती है। तो यहाँ पर तालाब शब्द का प्रयोग किया है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र के। तो देखिए, इसमें क्या है कि संख्या का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड जो होते हैं वह सीधा बनता है, और बायोमास जो है, बायोमास का जो पिरामिड बनता है वह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ये उल्टा बनता है। इसका उल्टा बनता है, ये दोनों सीधा बनता है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। तो राइट आंसर डी है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो थोड़ा सा लिख लीजिए। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और संख्या का पिरामिड सीधा है, बायोमास का पिरामिड एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है, क्योंकि मछलियों का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन के बायोमास से अधिक होता है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोलता है कि मरुस्थलीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मरुस्थलीकरण, यह भी इन्वायरमेंट में जब लेक्चर आया होगा तो उसमें भी हम बात किए होंगे। कहता है कि मरुस्थलीकरण है यानी मरुस्थल का विस्तार के संबंध में। तो पहला जो कथन है कि मरुस्थलीकरण से तात्पर्य मौजूदा रेगिस्तानों के विस्तार से है। तो ये मरुस्थलीकरण क्या मतलब है कि जो क्षेत्रफल मरुस्थल का है उसमें दिनों दिन क्या होता है? विस्तार होता है, उसके क्षेत्रफल में विस्तार होता है, उसी को हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो ये तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? पहला स्टेटमेंट आपका सही है। और इसमें पूछ कौन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये तो कथन सही है। उसके बाद देखिए, मरुस्थलीकरण से तात्पर्य मौजूदा रेगिस्तानों के विस्तार से है। मरुस्थलीकरण से तात्पर्य मौजूदा रेगिस्तानों के विस्तार से है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा है कि मरुस्थलीकरण मुख्य रूप से अकेले मानव गतिविधियों के कारण होता है। ये भी गलत है, क्योंकि मानव गतिविधियों के कारण ही नहीं होगा बल्कि और भी अन्य कारण है। थर्ड में कहता है मरुस्थलीकरण की समस्या को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन मरुस्थलीकरण का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी ढांचा है। ये भी गलत है। तो यहाँ पर देखा जाए तो तीनों स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पर हैं बाध्यकारी है। तो देखिए, इसमें
आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। मरुस्थलीकरण की समस्या, यहाँ पर देखिए, मरुस्थलीकरण की समस्या को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन मरुस्थली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी ढांचा है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसका मतलब है कि 1 और 2 गलत है और तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखिए। पहला पॉइंट लिखिएगा, मरुस्थलीकरण शुष्क, अर्ध शुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में भूमि का क्षरण है। यह मुख्य रूप से मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तनों के कारण होता है। मरुस्थलीकरण में मौजूदा रेगिस्तानों के विस्तार का उल्लेख नहीं है। यहाँ क्या कर रहा है, रेगिस्तानों का विस्तार से है तो नहीं है। यह इसलिए होता है क्योंकि ड्राईलैंड इकोसिस्टम जो दुनिया के भूमि क्षेत्र के 1/3 हिस्से को कवर करते हैं, अति दोहन और अनुपयुक्त भूमि उपयोग के लिए बेहद असुरक्षित है। और थर्ड पॉइंट में लिखिएगा, 1994 यानी कि इसका जो स्थापना हुआ था, जिसको कि हम अंक UNCCD के नाम से जानते हैं, 1994 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण और विकास को अस्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ता है। कन्वेंशन विशेष रूप से शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उपनम क्षेत्रों से संबोधित करता है, जिन्हें शुष्क भूमि के रूप में भी जाना जाता है, जहां कुछ सबसे कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र और लोग पाए जा सकते हैं। तो ये वाला चीज आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें जो भारत में मरुस्थलीकरण का कारण बनते हैं। आरोही क्रम में कि कहता है कि भारत में मरुस्थलीकरण का कौन कौन सा कारण है, उस कारण को आपको आरोही क्रम में सजाना है। तो पहला में हवा का कटाव, दूसरा में पानी का कटाव, तीसरा में वनस्पति का कटाव और चौथा में है खारापन। तो देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत में खारापन यानी कि पानी का जो क्षरण होता है, खारापन, पानी का क्षरण आरोही मतलब, तो यहाँ पर तो पहला में आपका 4, उसके बाद हवा का कटाव, फिर आपका वनस्पति का कटाव और पानी का कटाव भारत में मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो पानी का क्षरण में 10.98% पानी के क्षरण का कारण है। पवन अप्रदन से 5.5% है। मानव निर्मित वनस्पतियाँ, ये आपका 0.69 है। वनस्पति की गिरावट में आपका 8.91 है। लवणता का 1.12% है।
और अन्य भी कुछ कारण है जो 0.27 है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इसमें से आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए है। फोर्थ क्वेश्चन में आपका है, एक बायोमार्कर आम तौर पर एक संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बायोमार्कर आम तौर पर एक संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम के आकार में वृद्धि, पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता, एक जीव में रोग, एक माइक्रोब के फेनोटाइप और जीनोटाइप है। तो देखिए इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। इसको एक्सप्लेनेशन कीजिए। एक बायोमार्कर का उपयोग यह देखने के लिए किया जा सकता है कि शरीर किसी बीमारी या स्थिति के इलाज के लिए कितनी अच्छी तरह प्रतिक्रिया करता है, जिसे आणविक मार्कर और हस्ताक्षर अणु भी कहा जाता है। यह एक पदार्थ भी हो सकता है जिसका पता लगाने से एक विशेष रोग की स्थिति का संकेत मिलता है। उदाहरण के लिए, एक एंटीबॉडी की उपस्थिति एक संक्रमण का संकेत दे सकती है। अधिक विशेष रूप से, बायोमार्कर एक प्रोटीन की अभिव्यक्ति या स्थिति में परिवर्तन को इंगित करता है, जो किसी बीमारी के जोखिम या प्रगति या किसी दिए गए उपचार के लिए रोग की संवेदनशीलता के साथ संबंध रखता है। ठीक है, तो ये आपका एक जीव के रोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 5 में। जीवों की उत्पादकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवों की उत्पादकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि प्राथमिक उत्पादकता को पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख उपभोक्ता द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। तो देखिए, स्टेटमेंट जो आपका है गलत है। दूसरा कहता है प्राथमिक उत्पादकता पौधे की प्रजातियों पर निर्भर करती है, जो किसी विशेष क्षेत्र, पर्यावरण कारकों, पोषक तत्वों की उपलब्धता और पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पर निर्भर करती है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केवल 2। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन कर लीजिए। प्राथमिक उत्पादन को प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा एक समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित बायोमास या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। प्राथमिक उत्पादकता किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले पौधों की प्रजातियों पर निर्भर करती है। यह विभिन्न पर्यावरणीय कारकों, पोषक तत्वों की उपलब्धता और पौधों की
प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करता है। इसलिए यह विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों में भिन्न होता है। तो ये आज का हमारा 5 क्वेश्चन थे, उसको हमने, और ये आपका इन्वायरमेंट क्लास में लगभग चीज़ों के बारे में हम चर्चा किए होंगे। एक बार आप रिवीजन कीजिएगा तो हर एक चीज़ आपको क्लियरिटी होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।